हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सी फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे तैयार करें। तो इसमें कई रूप में आता है, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन पर कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यूनिट पर आएगा, यूनिट पर तैयारी करिएगा। कुछ डायमेंशन पर होता है जो 12 में भी होता है, तो ये सारा 12 का ही बता रहे हैं। और कुछ आपको ग्राफिकल सिस्टम से आता है, ग्राफ पर भी कुछ क्वेश्चन करना चाहिए। और उसके बाद कुछ तो फार्मूला बेस होता है, कुछ फार्मूला बेस होगा, कुछ आपको डिफिनेशन बेस होना चाहिए। इस तरह से कई सिस्टम से आप इसको तैयार करेंगे तो आपको ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, जिसको आप लोग बनाइएगा, है ना। और कहा जाता है कि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है, तो आप लोगों को इसको देखिएगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो दूसरे को भी, जो मेरे पास नहीं भी पढ़ते, उनको भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि थोड़ा ज्ञान बांटिएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके लिए आप लोग को जानना चाहिए कि E = एक फॉर्मूला होता है F/Q0। F/Q0, यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखिएगा, वेक्टर स्केलर पर भी आता है। अब फोर्स क्या होता है, ये भी वेक्टर होता है, लेकिन चार्ज स्केलर होता है। अब यहाँ तक जहाँ तक बात है कि यूनिट बताना है इसका, कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स का तो होता है आपको न्यूटन और चार्ज का कूलम, यानी एक तो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, तो एक तो ये भी ऑप्शन होता है, लेकिन न्यूटन पर कूलम नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा, एक और फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसका डिटेल हम बताते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K/Q/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका E = K/Q/R²। तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा, E = K/Q/R × 1/R। तो KQ बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखिएगा, अच्छा से मिलाइएगा। KQ मतलब पोटेंशियल हो गया और R हो गया, यानी E = V/R। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होता है और डिस्टेंस का मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। तो आपका कौन ऑप्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलिए, वोल्ट पर मीटर, यानी आपका राइट आंसर हुआ कौन जी, बी। क्लियर, देख लीजिए अच्छा से। तो इस तरह से यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका एक और होता है न्यूटन पर कूलम, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको भुलाने के लिए दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर, तो सोचिएगा कि न्यूटन होता है, तो उससे नहीं, आप देखिए वोल्ट पर मीटर इज राइट। कहाँ से हुआ, यहाँ से। इस तरह से आपको एक डिटेल इसका बताए, और इस तरह से आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है, तो दूसरे को भी समझाने की कोशिश करिएगा या भेज भी दीजिएगा। जो मेरे पास नहीं भी पढ़ते हैं क्लासरूम में, बाहर भी हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, जो चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। देखो, तो इसको समझना है, तो एक फॉर्मूला था V = 1/4πQ/R, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पॉइंट चार्ज है, तो सभी का डिस्टेंस क्या हो गया, R, ये R, सभी तो R है, यानी किसी भी इको पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज क्या होगा, कांस्टेंट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कांस्टेंट हुआ। इसमें तो आपको थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट से भी होगा। तो कुछ क्वेश्चन यूनिट पर आता है, कुछ डायमेंशन पर आता है, कुछ रिमेंबर पॉइंट से आता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग से होता है, कुछ ग्राफ से होता है, कुछ फार्मूला बेस होता है, कुछ न्यूमेरिकल बेस होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। सबका वेरिएशन याद रखिएगा, हर तरीक़ा से क्वेश्चन सेट होता है। अब यहाँ तीसरा है ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एकदम इम्पोर्टेंट है सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको मालूम ही है कि इसको VD से डिनोट किया जाता है। कितना दिया गया है,
0.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मालूम है कि ई से डिनोट करते हैं, कितना दिया गया है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। देखिए यहाँ पर भी वोल्ट पर मीटर है और उस पहला में यही चीज़ पूछा था। इट्स मोबिलिटी इज कितना, मोबिलिटी को हम लोग लिखते हैं कौन चीज़ से, आप लोग को याद रखना होगा। तो मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, म्यू बराबर होता है VD इंटू ई। VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू मोबिलिटी होता है आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो VD इक्वल कितना 8.4, हम क्वेश्चन यहाँ आपको हाथ में रखे हुए हैं, देख लीजिए ऐसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सिर्फ ओनली क्वेश्चन। तो 4.8 इंटू 10⁻⁴ और ई का वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻⁻10। अगर इसको ठीक से सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो 10⁻⁶ हो गया, है ना। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। तो आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, इसमें आपका राइट हुआ बी नंबर, देखिए क्लियर, राइट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अगर यूनिट के बारे में सोचना चाहते हैं तो इस यूनिट से भी आप पकड़ सकते हैं कि यूनिट कैसे होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है कि पूछ देगा कभी यूनिट क्या है आपको मोबिलिटी का, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आपको सबका डिटेल बताते जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन किए और ये सब। अब यहाँ देखेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर भी आपका क्या है, ये रिमेंबर रखना होगा आपको। इसमें यह है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज ए डायरेक्टेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सी का चार्ज। तो नहीं, ये तो नहीं होगा, ये गलत बात है। मोमेंटम ये भी राइट नहीं है, एंगुलर मोमेंट ये भी नहीं। तो राइट क्या होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, यानी इसका ऑप्शन आपका हो गया कौन, डी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट। कुछ देखिए फिर एक बार बोल देते हैं, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे डायमेंशन पर, कुछ यूनिट पर करेंगे। ये भी समझना कि कोई वेक्टर होता है, कोई स्केलर होता है, इस पर भी ध्यान रखना होगा कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिटी जैसे करके या डायमेंशन इज करके दे देगा तो आपको बताना होगा। और कुछ ग्राफ पर भी बनाना होगा, ग्राफ पर, कुछ फार्मूला बेस पर, है ना, कुछ आपको डिफिनेशन पर और कुछ आपको अपना सेंस पर भी कुछ क्वेश्चन आता है, उस पर भी ध्यान रखना होगा। तो और भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, एक सेट बना रहे हैं आप लोग को, और अच्छा लगे तो दूसरे को भी बताना है, क्योंकि इसे आपको ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, एकदम गारंटी है। तो आप दूसरे पर भी चर्चा भी करेंगे, अपने से भी दूसरे को समझाएंगे कि कैसे डिटेल होता है। तो हर क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल करते हुए निकल रहे हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद अभी तक हम 4 क्वेश्चन किए थे, और 4 के बाद आप लोग को थोड़ा सा और क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन का लिस्ट लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का लिस्ट यहाँ से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बोर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है, फॉर ए कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इसमें से रिलेशन कौन सा करेक्ट होता है। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए हेल्प कर देते हैं, J = सिग्मा ई, एक फार्मूला होता है। तो J यही फार्मूला होता है, यानी इसमें J क्या है, करंट डेंसिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। एगो रो भी होता है, तो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो आपको ये फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो पहले ही बोले थे कि फार्मूला बेस पर कुछ आएगा, तो आपका ये कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए। तो आपका ऑप्शन हो गया ये वाला। अच्छा देखिए सी, जे क्या है, जे आपको हो गया करंट डेंसिटी, याद रखिएगा। जे = ऐसा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, I/A होता है, ये भी याद रखना चाहिए, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और जे = सिग्मा × E होता है, जहाँ जे क्या करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है, और ये है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए सेकेंड, एम्पियर सर्किट लॉ इज गिवन बाई, एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ से दिया गया है
कि आपको याद होना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ इसको कहते हैं हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इजिकल टू म्यू नॉट आई। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, जहाँ म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम और एयर है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये चीज़ कहाँ है, एक खोजिए आपको, तो कहाँ पर मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन, बाकी सब रॉन्ग है, देख लीजिए अच्छा से। तो कुछ तो रिमेंबर पॉइंट से होगा आप लोग का, तो पूरा अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। इसमें बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है, इन वैक्यूम और आई करंट है, इन का मतलब कि इन क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसीलिए ऐसा है। अब यहाँ तक आप देख लिए। अब इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोटॉन्स कहाँ इंटर कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया 10 टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है। विथ है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे दिया गया है, कितना देखिए अच्छा से, 2 × 10⁻⁷। ये थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बेस है, मीटर पर सेकेंड। एट राइट एंगल टू दी फील्ड, राइट एंगल होने से मतलब क्या है कि मैक्सिमम आपको फोर्स मिलेगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी प्रोटॉन इज, मैग्नेट एफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज तो हम लोग को याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर देखिएगा, एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ, अगर राइट एंगल ना देकर पैरेलल दे देता तो आपको फोर्स 0 हो जाता है, याद रखिएगा। पैरेलल कंडीशन में 0 होता है, राइट एंगल में मैक्सिमम होता है। तो सिर्फ एक वर्ड यहाँ बदल जाता है तो ऑप्शन एकदम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर राइट एंगल, इस पर ध्यान रखना पड़ता है। और फॉर्मूला होता है F = BQV। बी का वैल्यू कितना है 10, Q 1.6 × 10⁻⁻19, भी कितना है 2 × 10⁻⁷। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, कितना आएगा 3.2, तो ठीक है 3.2 तो आएगा ही नंबर में, 3.2। अब पावर चेक करना है, कितना हो जाएगा 7 8 कट गया तो -11 होना चाहिए, 10⁻⁻11। देख लीजिए अच्छा से। आप यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन, चूँकि क्यों न्यूटन होगा, चूँकि आप तो फोर्स निकाल रहे हैं ना। अच्छा से देखिए, इतने दूर में है आपका इसका डिटेल। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, देख लीजिए, क्लियर करते हैं यहाँ पर। देखिए ए आपका बी राइट आंसर हुआ, 5 नंबर का आपका सी राइट हुआ, 6 का बी हुआ और 7 का बी हुआ। अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह है उसी में हम आपको डिटेल कर देते हैं। अब यहाँ पर 8 नंबर में देखेंगे, 8 नंबर में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दी करेंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू ए बाइट-सावर्ट लॉ पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो बाइट-सावर्ट का फॉर्मूला होता है, याद रखना होगा, फार्मूला बेस क्वेश्चन है। dB = μ0 4π IDL sin θ/r²। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हुआ। तो आप यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है, तो यहाँ पर डी जा रहा है, डी इज राइट, 8 का हुआ है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ। अब ये तो एकदम 9 नंबर एकदम आपको रिमेंबर पॉइंट से लिखना है। द यूनिट ऑफ ए इंडक्टेंस, इंडक्टेंस भी 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को एल से डिनोट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और इस तरह से द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी होगा, वेबर होगा, न्यूटन हो गया या ओम होगा। तो आप तो जानते हैं कि ओम किसका यूनिट है भाई, ओम तो होता है रेजिस्टेंस का, इसलिए रॉन्ग हो गया। न्यूटन क्या होगा, फोर्स का, तो ये भी नहीं चलेगा। वेबर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के, ये भी रॉन्ग है। और हेनरी तो हम लोग को मालूम है कि हेनरी ही इंडक्शन का यूनिट होता है। इस तरह से आपका राइट हुआ, राइट। तो इसका ए ऑप्शन राइट हुआ 9 नंबर का। और 10 नंबर भी अच्छा है। द स्टेप अप ए ट्रांसफार्मर, स्टेप अप लिखना है,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑफ ए टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर रेस्पेक्टिवली N1 एंड N2 देन। तो अब देखिए N1 क्या है, प्राइमरी के लिए बोला है, आई सेकेंडरी के लिए। आपको बताया था ट्रांसफार्मर पढ़े थे कि इसमें दो, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिस्टम पर काम करते हैं। इसमें दो तरह के कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, अगर मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर का आपका कोर है, इस कोर में अगर हम लोग इधर कॉइलिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर प्राइमरी कॉइल ये है, इधर सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी के ज़्यादा हो तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इधर N1 है और इधर N2 है। अगर वही इसको उल्टा देखिएगा कि प्राइमरी का नंबर ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स, और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछता है कि द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर तभी होगा जब प्राइमरी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन टू सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होना, ज़्यादा होना चाहिए और प्राइमरी का कम होना चाहिए। यानी हर हाल में आपको स्टेप अप बनाना होता है N2 ग्रेटर देन N1 हो, जो सेकेंडरी का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखेंगे, और नहीं तो इसको उल्टा कैसे लिख सकते हैं, N1 लेस देन N2। तो जो ऑप्शन ऐसा सेट कर रहा है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, तो ऐसा जो दिखाई दे रहा है उसको आप राइट मारेंगे। तो देखिए N1 लेस देन N2 माने प्राइमरी कम होना चाहिए, सेकेंडरी ज़्यादा होना चाहिए। तो योर राइट आंसर इज बी। देखिए विद्यार्थी जी, इस तरह से अभी तक हम लोग एक मॉडल सेट से लिया गया क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। इसीलिए हम हर का डिटेल भी बता देते हैं, ताकि ज्ञान बांटने से तो गारंटी है कि बढ़ता है, और इसको अपने दोस्तों में डिस्कस भी करें कि ये क्वेश्चन का क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, तो आसानी से याद होता है और इस तरह से दूसरे को मदद भी करेंगे। एक बात फिर से बोल देते हैं कि जो मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, उनको भी आप ये सेवा दे सकते हैं, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी हो तो कमेंट लिखेंगे अच्छा लगे तो, और इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम डालेंगे आपको। इसके साथ ये समाप्त करते हैं।